आप और ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, ये नया पाकिस्तान बन रहा है। कभी इन लोगों से जवाब नहीं लिया गया था, कभी लीडरशिप से जवाब नहीं लिया गया था। लोग कहते ना जी कि किधर है नया पाकिस्तान। आपकी आंखों के सामने नया पाकिस्तान बन रहा है। जिसको जब सवाल पूछते हैं ताकतवर से, जिस भी ताकतवर से सवाल पूछते हैं, वो ये अपना जवाब नहीं देता, अपनी सफाई नहीं पेश करता। वो कहता है इंतकामी कार्रवाई है। एक तो सारे मेरी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। जिससे पूछो, शाहिद खान अब्बासी से पूछो, आसिफ जरदारी से पूछो, नवाज से पूछो, शहबाज, सारे मुझे कहते हैं कि जी इमरान खान करवा रहा है। क्या करवाया इमरान खान ने? सारे केसेस इनके ऊपर पुराने हैं, हमने कोई केस नहीं किया। ये इनके जमाने के केसेस हैं। हमने सिर्फ इदारों को आजाद किया है, हमने सिर्फ नैब को आजाद किया है, हमने FIA को आजाद किया है। मेरे पाकिस्तानियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें बर्बाद हुई जिधर एक कानून ताकतवर के लिए और दूसरा कमजोर के लिए। हमारे सामने, हमने अपनी आंखों के साथ सामने पाकिस्तान को नीचे जाते देखा। मैं जब बड़ा हो रहा था 1960s के अंदर, पाकिस्तान सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था बर्रे-सगीर में, बल्कि एशिया में पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी। वो मुल्क जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। हमारी ब्यूरोक्रेसी सारी एशिया में सबसे टॉप पे ब्यूरोक्रेसी मानी जाती थी। हमारे हॉस्पिटल, हम सब, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बेहतरीन स्टैंडर्ड था। हमारी यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज दुनिया में एक्सेप्ट होती थी। मिडिल ईस्ट से लोग हमारे पाकिस्तान में पढ़ने आते थे। एचएसएन कॉलेज जिधर मैं पढ़ा हूं, वहां मलेशिया के शहजादे आके पढ़ते थे, बाहर से लोग आके पढ़ा करते थे पाकिस्तान में। और वही पाकिस्तान को हमने आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते देखा। और वो नीचे क्यों गया? एक तो बदकिस्मती से जो 70s में एक सोशलिज्म आई, जो ना सोशलिज्म थी, ना तीतर था, ना बटेर था, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गई। लेकिन असल तबाही 1985 के बाद आई। 1985 के बाद नॉन पार्टी इलेक्शंस में पहली दफा पैसा चलना शुरू हुआ। पहली दफा सियासत के अंदर रिश्वत चलनी शुरू हुई। पहली दफा सियासत के अंदर डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे सियासतदानों को खरीदा गया। छांगा मांगा में, रेस्ट हाउस में सियासतदानों को नीलाम किया गया। और हमने अपनी सामने पाकिस्तान को नीचे जाते देखा। तो आज हम जब इस मुल्क को उठा रहे हैं, ये दो चीजें हमने लेके आनी है। एक कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो मुल्क का सरबराह है, वो कौम को जवाब दे। आजकल ये सारे सब इकट्ठे हो गए हैं। कोई दीनी जमात है, फजलुर रहमान इस्लाम को लेके आ रहा है, वो भी एक साथ है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पहली दफा पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। तो फजलुर रहमान, दूसरी तरफ सेकुलर बिलावल भुट्टो, वो भी साथ मिल गया। फिर नून लीग, जिसका पता ही नहीं कि वो क्या है,
वो भी साथ है, सब इकट्ठे हैं। इनका सब एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद है, इनका सिर्फ एक मकसद है। क्या है बताएं, क्या है एक मकसद? 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO, यानी कि जो अब तक इक्तदार में बैठ के मुकमुका है, सब एक चीज चाहते हैं। तो नंबर 1 ये मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, दुनिया इधर उधर हो जाए, मुझे बल्कि बाहर से भी सिफारिशें भिजवाई हैं। एक आध बादशाह ने भी मुझे सिफारिश की है, लेकिन ये वक्त है, आज अगर हम खड़े हो गए, हमने ताकतवर का आज एहतसाब कर दिया, इनकी प्रॉपर्टीज अटैच करनी हमने शुरू कर दी हैं, इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज हमने पकड़नी शुरू कर दी हैं, इनने जो अरबों अरबों रुपया बाहर लेके गए हैं, बाहर की गवर्नमेंट से हमने बातचीत शुरू कर दी है कि ये पैसा वापस लेके आए। और ये याद रखना कि ये है वो वक्त जब पाकिस्तान बदलेगा, आपके सामने बदल रहा है। और दूसरी चीज, हमने पाकिस्तान में मेरिटोक्रेसी लेके आनी है, मेरिट का सिस्टम लेके आना है। मैं आप सबसे ज्यादा, मैं भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी देर रह चुका हूं। मैं 18 साल की उम्र में बाहर गया, क्रिकेट खेलने गया, पहले पढ़ाई की, फिर 18 साल तक बाहर, आधा साल बाहर रहता था, क्रिकेट खेलता था। तो मेरा सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ राब्ता रह चुका है। मैंने अमेरिका में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी देखी शुरू में, मैंने इंग्लैंड में खास तौर पे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को आते देखा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन अपने सामने देखा। मैंने जो एक नतीजे पे आया वो ये कि हमारे लोग जब उनको मौका मिलता है, जब जो अंग्रेजी में कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, जब उनको एक ऐसा निजाम मिलता है जिधर मेहनत का फल मिलता है, जिधर वो मेहनत करता है उसको फल मिले, हर जगह मैंने पाकिस्तानियों को ऊपर आते देखा, एक्सेल करते देखा। क्योंकि पाकिस्तान में मेरिट नहीं, मौके नहीं मिलते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम ही नहीं जो मौका देता है आम आदमी को ऊपर आने का। हमारा तालीम का सिस्टम नहीं ऊपर आने देता। किस मुल्क में है इंग्लिश मीडियम थोड़े से तबके के लिए, उर्दू मीडियम बाकियों के लिए, फिर दीनी मदरसे? किस मुल्क में 3 सिस्टम चलते हैं? हमारा तालीम का निजाम ही हमारे निचले कमजोर तबके को ऊपर नहीं आने देता। एजुकेशन अपार्थाइड है, और यहां इधर मौके मिलते हैं लोगों को। मैंने अपनी आंखों के सामने मजदूर देखे आते हुए इंग्लैंड, उनके बच्चे मुफ्त गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े, और वो देखते देखते किधर से किधर पहुंच गए। तो क्यों नहीं कर सकते हम अपने मुल्क में? और इंशाअल्लाह ये है पहली दफा पाकिस्तान में, अब ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान में कि हम गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर सिस्टम ठीक कर रहे हैं, एक सिलेबस लाने की कोशिश कर रहे हैं सारे स्कूलों के अंदर कि एक मेन सिलेबस हो सबके लिए। ताकि मौका मिले ऊपर आने के लिए हमारे लोगों को। हम पहली दफा
मदरसों के, हमने साथ बैठे मदरसों के जितने भी उनकी तंजीमें थी, उनके साथ हम बैठे। अभी हमने उनसे एक मुआहदा किया है कि मदरसे के बच्चों को भी मौका मिले ऊपर आने का, उनके लिए भी दीन के अलावा साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, मैथ्स पढ़ाए जाए, मौका दिया जाए ताकि वो भी डॉक्टर्स बन सकें, वो भी ऊपर आ सकें। कौन तो अपने मुल्क में अब तक, अब सोचे 8 लाख बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं। 8 लाख, 3.25 करोड़ बच्चे जाते हैं उर्दू मीडियम में, 25 लाख बच्चे जाते हैं दीनी मदरसों में। तीनों पैरेलल सिस्टम है, 3 पैरेलल कल्चर है। तो ये सबसे बड़ा कदम होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक मेन तालीम का सिलेबस आए ताकि एक कौम बने, हम तब एक कौम बने। और मेरिट का सिस्टम तब आएगा पाकिस्तान में जब ये जो खानदानों की सियासत है ये खत्म हो, ये जो जागीरदाराना निजाम है ये खत्म हो। और ये पहली पार्टी है आपकी, तहरीक-ए-इंसाफ पहली पार्टी है। कोई इमरान खान का रिश्तेदार किसी ओहदे पे नहीं है, कोई मेरा दोस्त किसी ओहदे पे नहीं है। ये पहली पार्टी है जो मेरिट के ऊपर लोग आ रहे हैं। और इंशाल्लाह इस पार्टी से हम आपको नए लीडर निकाल के दिखाएंगे। जिस तरह मुराद सईद एक आम स्टूडेंट से उठ के एक लीडर बन गया है, फेडरल मिनिस्टर है आज, किसी का रिश्तेदार नहीं है। और हमाद अजहर अभी एक हमारा नया लीडर उभरा है जिसको फिर हमने फेडरल मिनिस्टर बनाया है। कहने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ये मुल्क, हमारा मुल्क आपके सामने उठेगा। आपके सामने आप देखेंगे कि सिर्फ हम निजाम ठीक करके मौका देंगे निचले तबके को ऊपर आने का। मैं आपको एक मिसाल देता हूं नमल यूनिवर्सिटी की। मैंने नमल यूनिवर्सिटी क्यों बनाने का फैसला किया? क्योंकि मियांवाली के अंदर मैं जब हल्के में फिरता था तो बेरोजगारी थी, नौजवान बेरोजगार फिर रहा था, जुर्म की तरफ जा रहा था, मंशियात की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा एक टेक्निकल कॉलेज बनाऊंगा ताकि हुनर सीखे। लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि मैंने यूनिवर्सिटी बना दी। अब आप ये सोचें कि वहां उर्दू मीडियम के बच्चे, उनको पहले हमने अंग्रेजी पढ़ाई, फाउंडेशन कोर्स करवाया, ब्रैडफोर्ड के साथ वो यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन करी। ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी थी। मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना बड़ा टैलेंट हमारा नीचे है पाकिस्तान में, जिसको मौका नहीं मिलता ऊपर आने के लिए। वही बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल से उठ के पहले इंग्लिश सीखी, फिर ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री उन्होंने बैठ के ली। और ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ 12 या 13% बच्चों को फर्स्ट डिवीजन मिलती है। नमल में 55 से 60% बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन ली। तो आप ये खुद सोचें कि कितना ज्यादा हमारा टैलेंट जाया हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा निजाम ही एलीट का है, ऊपर ही नहीं आने देता लोगों को। तो सबसे ये दूसरा बड़ा हमारा चैलेंज है। लेकिन मैं आज अपने इतने बड़ा क्राउड जो पाकिस्तानी आए हुए, मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि हमने जितना जितना टाइम गुजरता जा रहा है, ये 10 महीने, मैंने खुद, मुझे अंदाजा नहीं था कि अल्लाह ने पाकिस्तान को क्या क्या दिया। पहले तो आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान में कितना अल्लाह ने मिनरल्स दिए हैं, मदनियात। जो पाकिस्तान के पास तांबे के जखीरे हैं वो दुनिया में 4-5 बड़े मुल्कों के मुकाबले में अरबों अरबों डॉलर के जखीरे पड़े हुए वहां। और हमारी बदकिस्मती देखें कि एक रेको डिग के अंदर
अच्छा भला वहां बाहर से कंपनी आई, काम शुरू होने लगा था। अब वो मैंने इंक्वायरी की है, पता चलेगा कि क्या वजूहात है, कि क्या वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया, जो आज हमें बहुत ज्यादा एक इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर फाइन भी हुआ है उसका $6 अरब का। लेकिन ये सोचें कि वो जो वहां अंदाजा लगाया जाता है कि $200 अरब के, तो वहां सिर्फ एक जगह पे तांबे के रिजर्व्स और सोना पड़ा हुआ है। तो 10 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा क्योंकि कोर्ट केस हो गया। और इसके पीछे क्या होगा? आज मैं बता रहा हूं कि इसके पीछे करप्शन थी, पैसे मांग रहे थे, रिश्वत थी। और यही वजह है, याद रखें पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क पीछे रह गया सिर्फ एक वजह से, करप्शन। बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आती। आज मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज को आज मिला हूं, कतर में मिला हूं, सऊदी अरेबियन कंपनीज में, चाइना की कंपनीज मिला हूं। हर कंपनी एक ही बात करती है कि वो इसलिए पाकिस्तान नहीं आते क्योंकि वहां पैसे मांगते हैं, करप्शन है, रिश्वत मांगते हैं। तो ये अपने ज़हन में डाल रहे हैं कि अल्लाह ने इस मुल्क को पहले तो मिनरल्स दिए हैं, तांबा दिया, कोयले के बड़े रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान को तो कभी बिजली की कमी 100 साल तक नहीं होनी चाहिए, जितने बड़े सिर्फ कोयले के रिजर्व हैं थर के अंदर। 180 अरब टन का कोयला पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, 180 अरब टन। यानी इसका मतलब सऊदी अरेबिया से ज्यादा बिजली पाकिस्तान में कोयले से बना सकते हैं हम। अभी मैं 2 हफ्ते पहले मुझे दुनिया का टॉप जो मिनरल की कंपनी ऑस्ट्रेलिया की, उसका नाम है एंड्रू फॉरेस्टर है, वो मुझे मिलने आया। वो मुझे कहता कि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा तांबे के रिजर्व्स हैं, कोयले हैं, सोना है, लेकिन कहता दुनिया इसलिए नहीं आती, करप्शन की वजह से लोग पैसे मांगते हैं। तो ये मैं आज आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अब कंपनीज पाकिस्तान आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज, क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है जो मिनरल्स जो इनकी एक्सप्लोरेशन करें। तो ये कंपनीज आएंगी, जितना भी हमारे ऊपर अभी कर्जा चढ़ा के ये गए हैं पिछले वाले, इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ क्लीन गवर्नमेंट दे के, करप्शन खत्म करके, इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे इस पाकिस्तान को उठा के। हम चाइना गए, अब ये सुने जरा, जो हमें अल्लाह ने जमीन दी है, ये जो हमारे पास जमीन है, ये जरखेज तरीन जमीन है। हम अभी चाइना गए, चाइना की कंपनीज से हमने MOU साइन किया सीपैक के अंदर। तो उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान में जो गाय की एवरेज कि कितना गाय दूध देती है, 6 लीटर। पाकिस्तान में 6 लीटर है एवरेज गाय का। चाइना के अंदर 20 से 24 लीटर है। अब सिर्फ ये सोच ले कि अगर हम 6 से 12 लीटर कर दें तो पाकिस्तान में दूध एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको मिसालें दे रहा हूं कि इस मुल्क में अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, लेकिन हमने ना इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, ना तवज्जो दी। तो इंशाल्लाह जो चाइना से हमने अब साइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स सीपैक के अंदर, और जो हमारे से MOU साइन किए हैं, वो हमारे तो हर इशू, हर जगह टेक्नोलॉजिकल हमारे लिए मदद भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री की रीलोकेशन कर रहे हैं सीपैक के अंदर। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि हम पाकिस्तान को हर चीज में, इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे डेवलपमेंट। और वो जो मेरा ख्वाब है कि एक दिन बाहर से दुनिया पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएगी। अब मैं आपसे ये, अब मेरे से सब पूछते हैं कि जी आपकी विजन क्या पाकिस्तान की, कि किस तरह का पाकिस्तान होना चाहिए। तो मैं ये आपके सामने अपनी विजन रखता हूं। मैं ये समझता हूं कि ये
बड़ा जरूरी है आप सबको समझना, क्योंकि हर कौम किसी मकसद के लिए पैदा होती है। हर कौम का एक मकसद होता है, एक विजन होती है, एक नजरिया होता है। पाकिस्तान बना था और उसका एक बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान। इलामा इकबाल और कायद आजम, जो एक लीडर को मैं मानता हूं, कायद आजम को, और इलामा इकबाल जो शायद ही इतना बड़ा मुसलमान दुनिया में कोई ज़हन हो पिछले 5-6 साल में, तो इनकी क्या थी? मैं ये चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को जो अमेरिका में बड़े होंगे उनको प्लीज ये एक चीज समझाएं कि ये क्या ख्वाब थी पाकिस्तान की। और मैं ये इसके ऊपर अपनी ये बात खत्म करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये बड़े गौर से समझें, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्या मकसद था इस मुल्क का बनने का। देखिए, पाकिस्तान बना था, उसको इलामा इकबाल ने जिस तरह कहा, इसने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। वो क्या, कौन सी इस्लामी फलाई रियासत बनी थी? जो कि मदीना की रियासत थी। मदीना की रियासत क्या थी? कितने लोगों को पता कि मदीना की रियासत क्या थी? मदीना की रियासत एक मॉडर्न स्टेट थी, मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे बनी हुई थी। वो जो कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने हमें कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, उनके रास्ते पे चलो, उनकी शरिया पे चलो, उनकी शरिया मदीना की रियासत थी। मदीना की रियासत के क्या असूल थे? ये आप मेरे बड़े गौर से आपने मेरी बात सुननी है। मदीना की रियासत दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी। एक इंसानियत का निजाम बना था, अदल और इंसाफ का निजाम बना था। मदीना की रियासत, मदीना के रियासत के वो कौन से असूल थे? सबसे बड़ा असूल था, उसमें रहम था। एक कमजोर के लिए रहम था। बेवों, यतीमों, माजूरों, गरीबों, बूढ़ों को पेंशन्स पहली दफा मदीना की रियासत में शुरू हुई थी कि रियासत ने बूढ़ों की भी जिम्मेदारी ली थी। पैसे नहीं थे, वो गरीब थे। उनके साथ 2 सुपर पावर्स थी, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। पैसा तो उनके पास था, वहां अमीर अमीर था, गरीब गरीब था। इनके पास तो पैसा भी नहीं था। लेकिन सरकार मदीना ने फैसला किया कि रियासत की जिम्मेदारी है अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए। पहली दफा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन निकली, जो आजकल मगरिब में आप देखते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, पैसे वालों से टैक्स लिया और कमजोरों के ऊपर खर्च किया। ये पहली दफा हुआ था। उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उससे पहले बादशाह अमीर और उसके इर्द गिर्द अमीर, बाकी कौम गरीब। ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, पैसे वालों से लेके गरीबों को देना, ये पहली दफा मदीना में हुआ था। फिर ख्वातीन को राइट्स दिए गए थे, वो भी रेवोल्यूशन थी। पहली दफा ख्वातीन को हिस्सा दिया गया था जायदाद के अंदर। आज तक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक पाकिस्तान में हम स्वाय थोड़े से शहरों के, देहात में आज तक हम औरतों को उनका हिस्सा नहीं देते जायदाद में। ये तहरीक इंसाफ अब कानून लेके आ रही है कि ये बाय कानून उनको देना पड़ेगा, हमारी औरतों को हिस्सा। फिर पहली दफा गुलामों को सरकार मदीना ने कैसे उठाया? उन्होंने कहा कि गुलामों को आपने बिल्कुल उस तरह ट्रीट करना है जिस तरह वो आपका फैमिली का मेंबर है। उन्होंने जो गुलामों, आप ये सुने जरा, आप कितनी दुनिया में जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं, कितना उनसे जुल्म हुआ, दुनिया में देख लें।
लेकिन सरकार मदीना ने जब हजरत बिलाल को उठा के उन्होंने माशरे का एक मेंबर बनाया, उससे क्या हुआ? मुसलमान दुनिया वो वाहिद एग्जाम्पल है जिधर गुलाम बादशाह बन गए। स्लेव डिनेस्टीज थी हिंदुस्तान में, स्लेव डिनेस्टी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, तुर्की में मामलूक वो गुलाम थे, वो जो बादशाह बन गए। ये गुलामों को आजाद किया, ख्वातीन को राइट्स दी, इंसानों को बराबर किया। जो उनका आखिरी खुतबा था अराफात के ऊपर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था, उन्होंने ह्यूमन राइट्स का चार्टर बताया जो आज यूएन कह सकती है। वो आप ये समझेंगे कि आज यूनाइटेड नेशंस का चार्टर अनाउंस हो रहा है, जो उन्होंने आखिरी खुतबे में कहा कि इंसान बराबर हैं, चाहे जो मर्जी उनका रंग हो। जो माइनॉरिटीज थी, मिसाक मदीना साइन किया यहूदियों से, ईसाइयों से कि आपकी जो इबादत गाह हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स थे, और ये बनना है पाकिस्तान ने। ये है हमारी विजन, ये पाकिस्तान हमने बनाना है। एक इंसानियत का निजाम, एक इंसाफ का निजाम, एक मेरिट का सिस्टम। जो मदीना की रियासत ऊपर कैसे गई? मेरिट का सिस्टम था। जो भी ऊपर हो, जो भी अच्छा करता था उसको ऊपर ले आते थे। खालिद बिन वलीद वो कमांडर था जिसने तकरीबन मुसलमानों को जंगे ओहद में शिकस्त दे चुका था। उसको उन्होंने उठा के सैफुल्लाह का खिताब दे दिया मेरिट के ऊपर। बड़े पुरानों ने कहा जी हम आपके साथ ज्यादा देर से लड़ रहे हैं, तो ये आपने खालिद बिन वलीद को क्यों सैफुल्लाह का दिया? मेरिट के ऊपर दिया। मेरिट का सिस्टम था। जो आता था, जो भी उम्मा में आता था, मेरिट के ऊपर वो ऊपर आ जाता था। तो हमने भी पाकिस्तान में वो उसूलों के ऊपर अपने मुल्क को खड़ा करना है। और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि अल्लाह ने जो हमारे मुल्क में टैलेंट दिया है, जब मौका मिलता है हमारी कौम को, लोग दुनिया में जिधर जाते हैं ऊपर से ऊपर चले जाते हैं। मैं जब क्रिकेट में ऊपर गया था तो मैं इंग्लैंड गया था। इंग्लैंड में मैंने सीखी थी क्रिकेट, और हम वापस जब इंग्लैंड से आए तो फिर हमने अपने लोगों को, अपने बाकी खिलाड़ियों का स्टैंडर्ड रेज किया। और अब वर्ल्ड कप के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं अब ये पाकिस्तान टीम को ठीक करने लगा हूं। इंशाल्लाह आपको उनको तकलीफ है। काफी मायूसियां हो चुकी हैं। इंशाल्लाह जो अगला वर्ल्ड कप में आप जो पाकिस्तानी टीम देखेंगे, अभी मेरे ये लफ्ज याद रखना कि वो टीम बिल्कुल एक ऐसी प्रोफेशनल टीम आपको लेके आएंगे ग्राउंड के अंदर, बेस्ट टीम लेके आएंगे। और सिस्टम ठीक करेंगे, निजाम को ठीक करेंगे। निजाम ऐसा लेके आएंगे कि इंशाल्लाह बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान का ऊपर आएगा। एक फर्स्ट क्लास स्ट्रिक्ट, वो इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसी तरह बाकी खेलों के अंदर। लेकिन मेरी आखिर में, हाँ, पीआईए की फिक्र ना करें, मुझे पीआईए का भी पता है, पीआईए को भी हम ठीक कर रहे हैं। आपको ये मैं बता दूं, जब हमें इक़्तिदार मिला, आप यकीन करें, एक इदारा नहीं था जो रिकॉर्ड खसारा नहीं कर रहा था। पीआईए, वफदा, रेलवे, जो भी इदारा ले, बिजली यानी गैस, सब नुकसान कर रहे थे। और अभी भी ये पूरी जंग चली हुई है। ये इंशाल्लाह हमारा एक थोड़ा मुश्किल वक्त है। ये हमारा मुश्किल वक्त है, 4 महीने 6 महीने साल तक रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको पाकिस्तान को निकाल के दिखाएंगे। इस मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करेंगे। जो ताजर आज पाकिस्तान में कह रहे हैं कि हम रजिस्टर नहीं होंगे, सब सुन लें मेरी बात, कि जो कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ा हुआ है, सारे ताजरों को रजिस्टर होना पड़ेगा।
और अगर सब मिलके थोड़ा थोड़ा